वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इंडियन हिस्ट्री के इस क्लास में आज हम लोग देखेंगे सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानेंगे और उसके द्वारा स्थापित संगठन आज़ाद हिंद फौज के बारे में डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट वाइज स्टोरी की तरह डिस्कस करने के साथ ही साथ हम लोग इस पढ़ते हुए जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं जो हर एक एग्जाम में आते हैं उन सारे प्रश्नों का भी डिस्कशन करते चलेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सुभाष चंद्र बोस के आरंभिक जीवन से लेकर। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है 23 जनवरी 1897 को हुआ था। ये भी एक प्रश्न बन सकता है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? तो 23 जनवरी 1897 को। ये कहाँ पे जन्मे थे? तो उड़ीसा में। उड़ीसा में एक जगह है कटक, तो कटक में जन्मे थे। कब? 23 जनवरी 1897 को। 1920 में यानी अपने जीवन के 23वें साल में ये इंडियन सिविल सर्विस में सफल हुए, यानी आईसीएस की परीक्षा। आज जो हमारा यूपीएससी के माध्यम से लोग आईएएस बनते हैं, तो अंग्रेजी शासनकाल में उसको हम लोग बोलते थे आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज। और ये काफ़ी टफ एग्ज़ाम होता है और इसमें उन्होंने 1920 में सफलता पाई, लेकिन उनका राष्ट्रवादी मन यहाँ पे नहीं लग पाया और उन्होंने आईसीएस से त्यागपत्र दे दिया, सर्विस छोड़ दी और सीआर दास, चितरंजन दास के सानिध्य में चले गए। और चितरंजन दास के सानिध्य में जाने के बाद 1921 में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले ली। तो यहाँ पर एक प्रश्न ये बनता है कि आईसीएस की परीक्षा में सुभाष चंद्र बोस कब सफल हुए? 1920 में इसका आंसर होगा। इसी प्रकार आपसे पूछा जा सकता है कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? चितरंजन दास। इन्हीं के कहने पर वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गए। इसी प्रकार आपसे पूछा जाता है कि जिस प्रकार सीआर दास हो गए इनके गुरु, तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और सुभाष चंद्र बोस के हो गए चितरंजन दास। यहाँ से हम लोग 3-4 प्रश्न ऑब्जेक्टिव की तरह जो बन सकते हैं उसका भी डिस्कस कर चुके हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जाने के बाद सुभाष चंद्र बोस का काफ़ी प्रभाव रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, और वो 2 बार 1938 के हरिपुरा और 1939 के त्रिपुरी, कांग्रेस के 1938 के हरिपुरा और 1940 के त्रिपुरी अधिवेशन में 2 बार लगातार अध्यक्ष चुने गए, और वो भी गांधी जी के विरोध के बाद। गांधी जी सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष नहीं बनाना चाहते थे, फिर भी लोगों ने उन्हें चुना और अध्यक्ष बनाया। इससे गांधी जी काफ़ी निराश हो गए और इस प्रकार गांधी जी से सुभाष चंद्र बोस का मनमुटाव हो गया, मतभेद हो गया, और गांधी जी को उस समय सर्वमान्य नेता माना जाता था। गांधी जी पूरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को उस वक्त लीड कर रहे थे। उनकी इस तरह हार को एक तरह से देखा जाए तो सुभाष चंद्र बोस को भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उससे उसका राष्ट्रीय आंदोलन जो था कमज़ोर हो सकता था। उन्होंने सिर्फ अपने हित को नहीं देखा और इसी कारण उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था, क्योंकि गांधी जी से वो टसन नहीं चाहते थे। त्यागपत्र दे दिया ताकि गांधी जी अपने अनुसार से राष्ट्रीय आंदोलन को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को चला सके। और उन्होंने अध्यक्ष पद से ही नहीं त्यागपत्र दिया, बल्कि कांग्रेस की भी जो सदस्यता होती है वो भी त्याग कर दी सुभाष चंद्र बोस ने। और इसके बाद उन्होंने 1939 में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नया संगठन बनाया। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नामक नया संगठन बनाया। कब? 1939 में। यहाँ से 2-3 प्रश्न बनते हैं। पहला, किस अधिवेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के विरोध के बावजूद भी बन गए थे? तो 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन। कितने अधिवेशनों की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की? तो 2, 1938 और 1939। अगला है कि कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नया संगठन बनाया? तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, या कहीं कहीं आपको फॉरवर्ड ब्लॉक भी मिलेगा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। कब और कब की? 1939 में। इसके साथ ही अगर देखें तो इस समय के पहले भी वो 1930 में कलकत्ता के मेयर भी बन चुके थे। कलकत्ता के मेयर के रूप में भी वो चुने गए थे। उन्होंने 1940 में सत्याग्रह किया। कलकत्ता में एक सत्याग्रह किया था हॉलवेल स्मारक को हटाने के लिए। कलकत्ता में जो हॉलवेल स्मारक था उसे हटाने के लिए एक सत्याग्रह किया। कब किया? जुलाई 1940 में। इस सत्याग्रह के कारण अंग्रेज़ों ने सुभाष चंद्र बोस को उसके घर में ही नज़रबंद कर दिया गया।
सुभाष चंद्र बोस को उसके घर में नज़रबंद कर दिया गया। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जनवरी 1941 में अंग्रेज अधिकारियों को चकमा देकर अपने घर से गायब हो गए और कलकत्ता से पेशावर पहुंच गए और पेशावर से वो रूस पहुंच गए और फिर बाद में जाकर वो जर्मनी पहुंच गए और जर्मनी के बर्लिन में उन्होंने हिटलर से भी मुलाकात की थी। तो कलकत्ता से कहाँ गए? पेशावर, पेशावर से गए रूस और रूस से फिर जर्मनी, जर्मनी का बर्लिन, और बर्लिन में उन्होंने हिटलर से भेंट की और हिटलर से कहा कि भारत को आज़ाद करना है, इसमें हमें आपका साथ चाहिए। और हम लोग जानते हैं जो जर्मनी का तानाशाह हिटलर था वह मित्र राष्ट्रों के खिलाफ था। मित्र राष्ट्रों में हमारा ब्रिटेन भी शामिल था। तो यानी ब्रिटेन का दुश्मन था हिटलर और ब्रिटेन से ही आज़ादी चाह रहे थे सुभाष चंद्र बोस। यानी दोनों का दुश्मन एक ही था, सुभाष चंद्र बोस का भी दुश्मन और हिटलर का भी दुश्मन ब्रिटेन यानी अंग्रेज। इसीलिए हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस का मदद भी किया और वहाँ पर एक सेंटर स्थापित करने का अनुमति दिया जिसका नाम रखा फ्री इंडिया सेंटर। आपसे पूछा जाएगा फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने। कहाँ की? जर्मनी में। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण संगठन है सुभाष चंद्र बोस के जीवन से वो है आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज से संबंधित बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए आज़ाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था, वो कैप्टन मोहन सिंह। तो आज़ाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले मोहन सिंह के मन में आया था, जो कि भारतीय सेना के अधिकारी थे, जो भारतीय थे और ब्रिटिश सेना में अधिकारी थे। कौन? कैप्टन मोहन सिंह। और कैप्टन मोहन सिंह के मन में ये पहली बार ये विचार आया था और इसका जो पहला डिवीज़न था, जो पहला ब्रांच था, उसका गठन भी उन्होंने 1 सितंबर 1942 को ही कर दिया था। 1 सितंबर 1942 को आज़ाद हिंद फौज का पहला डिवीज़न का गठन कर दिया गया कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा। लेकिन जब 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचते हैं और तब उसे आज़ाद हिंद फौज का सेनापति घोषित कर दिया जाता है। आज़ाद हिंद फौज का सेनापति जब सुभाष चंद्र बोस घोषित हो जाते हैं सिंगापुर में 2 जुलाई 1943 को, तब आज़ाद हिंद फौज का एक नया ही रूप देखने को मिलता है। यानी आज़ाद हिंद फौज का सबसे ज़्यादा विस्तार और सबसे ज़्यादा चरम प्रगति कब होती है? जब सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष बन जाते हैं। इसीलिए सीधा जब पूछा जाता है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की, तो लोग सुभाष चंद्र बोस कर देते हैं। लेकिन अगर वहाँ आपको कैप्टन मोहन सिंह मिले तो कैप्टन मोहन सिंह को सही करना है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो पहला डिवीज़न था कैप्टन मोहन सिंह ने की, लेकिन इसका जो चरम, जो इसको एकदम सबसे पीक पॉइंट पर पहुंचा दिया, वो थे सुभाष चंद्र बोस। इसीलिए कहीं आपको संस्थापक में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको लिख दिया जाएगा क्वेश्चन में आरंभिक या पहली डिवीज़न का पहले अंग का गठन किसने किया, तो कैप्टन मोहन सिंह। लेकिन अगर आप सीधे पूछे आज़ाद हिंद फौज किन से संबंधित है, सुभाष चंद्र बोस, या आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया, तो सुभाष चंद्र बोस ने। लेकिन अगर इसमें पहली जोड़ दे या आरंभिक जोड़ दे तो कैप्टन मोहन सिंह। इसी प्रकार जब उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन कर लिया सिंगापुर में, तो 21 अक्टूबर 1943 को एक स्वतंत्र भारत की सरकार का भी गठन सुभाष चंद्र बोस ने कर लिया, जिसे कि अस्थायी भारत सरकार कहा गया। और इसका गठन कहाँ किया? सिंगापुर में। सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत कहा कि भारत स्वतंत्र हो गया है और भारत की यही सरकार है, अस्थायी सरकार का गठन भी कर दिया और जिसको बहुत सारे देशों ने मान्यता भी दे दिया। ये कौन से देश थे? जो मित्र राष्ट्रों के खिलाफ लड़ रहे थे द्वितीय विश्व युद्ध में, वो थे जर्मनी, जापान और उनके समर्थक देश से इटली। इन सभी ने समर्थन दिया सुभाष चंद्र बोस के इस नई सरकार का, जिसे स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार कहा जाता है। इसका समर्थन दिया। आपसे यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है, स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन सिंगापुर में किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने। कब किया? 21 अक्टूबर 1943 को। कहाँ पे गठन किया स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का? तो सिंगापुर में। किन किन देशों ने समर्थन दिया? जर्मनी और जापान ने। अर्थात अब ये जो स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बन गई
और अस्थाई सरकार के पास सेना भी थी। कौन सी सेना? तो आज़ाद हिंद फौज की सेना। अब इस सरकार ने, यानी स्वतंत्र भारत की अस्थाई सरकार ने, जिसका गठन सिंगापुर में किया था, इस सरकार ने क्या किया? मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। यानी ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका का जो मित्र राष्ट्रों का गुट था, उसके खिलाफ आज़ाद हिंद फौज ने युद्ध की घोषणा कर दी। सुभाष चंद्र बोस ने उस दौर में, याद की देखिए कब किस समय है, उस समय महिलाओं को घर से बाहर निकलने का उतनी आज़ादी नहीं थी, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने उस दौर में महिलाओं को सेना में शामिल किया, महिलाओं को सेना में शामिल किया और एक विंग ही बना दिया जिसका नाम रखा रानी झांसी रेजिमेंट। यहाँ पे सिर्फ महिलाएं सैनिक बनती थी, महिला सैनिक इसमें शामिल होती थी, जिसका नाम रखा रानी झांसी रेजिमेंट। इसी तरह इसके अलावा उन्होंने अन्य 3 ब्रिगेड का भी नाम, पहला तो अपने नाम सुभाष ब्रिगेड के नाम पर रखा, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड। फौज का जो अन्य 3 ब्रिगेड था उसका नाम किन नेताओं के नाम पर रखा? सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड। और महिलाओं का जो एक अलग रेजिमेंट बनाया गया था उसका नाम दिया रानी झांसी रेजिमेंट। यहाँ से प्रश्न बनता है, किस महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर महिला जो फौज था उसका गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया? तो रानी झांसी रेजिमेंट। इसी दौरान उन्होंने एक नारा दिया जो काफ़ी फेमस हुआ, दिल्ली चलो। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया, दिल्ली चलो। इसके साथ ही बहुत ही जोशीला नारा दिया, वो था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आपसे पूछा जाएगा दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। जब ये सारी बातें हो गई तो गांधी जी के प्रति सुभाष चंद्र बोस का शुरू से ही एक अलग सम्मान था। उन्होंने वहीं से 6 जुलाई 1944 को, इस डेट को याद रखिएगा, 6 जुलाई 1944 को रेडियो के माध्यम से गांधी जी से आशीर्वाद लिया, गांधी जी को संबोधित किया और कहा, भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है राष्ट्रपिता। उन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हुए, संबोधित करते हुए कहा, भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है राष्ट्रपिता। भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। यानी गांधी जी से मतभेद था, अलग जगह विचारों का मतभेद था, लेकिन उन्होंने सम्मान देना कभी नहीं छोड़ा। जब इसी दौर में युद्ध की स्थिति चल रही थी, युद्ध हो रहा था, सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और जापान की स्थिति उस समय मजबूत होते जा रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने सुभाष चंद्र बोस की जो अस्थायी सरकार थी, सुभाष चंद्र बोस की जो स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार थी, उसको 2 स्थान प्रदान किए। वो था एक अंडमान और दूसरा निकोबार। जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वह अंडमान किसको दे दिया? स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार जो सुभाष चंद्र बोस ने गठित किया था, उसे अंडमान का क्षेत्र और निकोबार का क्षेत्र दे दिया। अंडमान और निकोबार का क्षेत्र जब सुभाष चंद्र बोस को प्राप्त हो गया, उसकी सरकार को प्राप्त हो गया, तो उन्होंने अंडमान का नाम रख दिया शहीद द्वीप। आपसे प्रश्न यहाँ पूछा जाता है, सुभाष चंद्र बोस ने किस द्वीप का नाम शहीद द्वीप रखा? तो अंडमान। सुभाष चंद्र बोस ने किस द्वीप का नाम स्वराज द्वीप रखा? वो था निकोबार। इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। और किसने दिया था ये? जापान की सेना ने। इसी प्रकार अप्रैल 1944 में, उस समय द्वितीय जो विश्व युद्ध चल रही थी, उसमें जापान की स्थिति अच्छी थी और जापान के साथ लड़ रहे थे कौन? भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी आज़ाद हिंद फौज की सेना। और इन्होंने अप्रैल 1944 में मणिपुर पर अधिकार कर लिया और मणिपुर के एक स्थान है मोइरांग में झंडा फहराया। कौन सा झंडा? हमारा तिरंगा झंडा को फहरा दिया। मोइरांग कहाँ है? मणिपुर में। 1945 में हम लोग जानते हैं, जब जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया गया, तो जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। और जापान के आत्मसमर्पण करने के साथ एक तरह से कह सकते हैं, आज़ाद हिंद फौज के लिए भी अब युद्ध को जारी रखना आसान नहीं था। तो आज़ाद हिंद फौज की जो सैनिक थे, उन्होंने भी आत्मसमर्पण कर दिया 1945 में जापान की सेना के साथ मित्र राष्ट्रों के समक्ष।
और इस पर कह सकते हैं आज़ाद हिंद फौज का जो गठन किया गया था उनका एक तरह से खत्मा हो गया जापान के आत्मसमर्पण के साथ ही। इसी समय एक दुर्घटना घटती है जिस पर कि लोग संदेह व्यक्त करते हैं कि युद्ध के दौरान जबकि उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया आज़ाद हिंद फौज की सेना ने और जापान की सेना ने, तो सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर से जापान की ओर जा रहे थे, हवाई यात्रा कर रहे थे। इसी बीच वह ताइपेई हवाई अड्डे पर एक विमान दुर्घटना में, कौन सा हवाई अड्डा याद रखिएगा, ताइपेई हवाई अड्डे पर एक विमान दुर्घटना हुई जिसमें 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। इस डेट को याद रखिएगा, 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। लेकिन इनके डेड बॉडी को प्राप्त नहीं किया जा सका क्योंकि सभी लाशें क्षत विक्षत हो गई थी। इसके कारण इसके मृत्यु पर आज भी लोग संदेह व्यक्त करते हैं और ये पूरा कहा जाता है और ये लगभग प्रमाणित हो चुका है कि उनकी मृत्यु इसी हवाई दुर्घटना में हो गई थी 18 अगस्त 1945 को। और जब तक इस दिशा में कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाता है तब तक इसे ही सही माना जाएगा। 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस हवाई दुर्घटना में मारे गए थे। तो अभी आप पढ़ रहे थे इंडियन हिस्ट्री और इसी प्रकार इंडियन हिस्ट्री से संबंधित बहुत सारे वीडियो एग्जाम फाइटर नंबर 1 चैनल पे उपलब्ध है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर इसी प्रकार के वीडियोस को रोज़ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। एवरी डे मॉर्निंग में वीडियो अपलोड कर दी जाती है 9 AM के आसपास। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विथ एग्जाम फाइटर नंबर 1। थैंक यू वेरी वेरी मच।